नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल की तरफ से है। आप सभी ने सुना होगा, कुछ महीने पहले भारत और फ्रांस के बीच एक एमओयू को साइन किया जा चुका है, जिसमें रफाल में इंडियन मेड वेपन्स को और खास करके वीवीआर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए फ्रांस की तरफ से सहमति जताई गई थी। इस एमओयू को भारत डायनामिक लिमिटेड और डसॉल्ट एविएशन के बीच साइन किया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि असल में अभी इमीडिएटली हम रफाल में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। इसका मेजर कारण ये है कि रफाल को पहले कभी भी अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए बनाया नहीं गया था, तो अभी इसमें अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए एक नई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए रफाल के मिशन कंप्यूटर को और इसके रडार के बीच एक मीडियम का काम करने वाला है। अब सबसे पहले तो डसॉल्ट की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स को अपनी तरफ से सोर्स कोड को प्रोवाइड करने के बाद अस्त्र मिसाइल के लिए एक सेपरेट प्रोग्राम को बनाया जाएगा, जिसको बाद में रफाल में इंस्टॉल किया जाएगा और इसी सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करने के बाद इसको कई सारे टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद जाके इसको रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियर किया जाएगा। तो ये फिलहाल कोई प्लग एंड प्ले सिस्टम की तरह नहीं होने वाला है कि हम अस्त्र मिसाइल को लगा देंगे और फायर कर देंगे। तो अभी इसी वजह से बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 3 साल का टाइम लग सकता है और कम से कम 2025 के बाद जाके हम रफाल में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर पाएंगे। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अगर हम रफाल में मिट्योर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर अस्त्र सीरीज की मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, जो कि इसकी रेंज की भी आधी रेंज को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसका मेजर कारण ये कि एक तो मिट्योर मिसाइल एक बहुत ही महंगा मिसाइल है, तो इसको हम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अस्त्र मिसाइल को दरअसल मिट्योर मिसाइल की जगह पर नहीं बल्कि माइका मिसाइल की जगह पर इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि रेंज के मामले में अस्त्र मिसाइल से काफ़ी पीछे है और इंपोर्ट करने पर इनकी कॉस्ट भी हमको ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसमें एक इंडिजिनस मिसाइल को इसी वजह से इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम रफाल के बारे में ही बात करने वाले हैं। कल हमारे नेवी चीफ की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था कि जल्द ही नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर में जो विनर है उसको घोषित किया जाने वाला है और इसमें हमारे नेवी चीफ की स्टेटमेंट ज़्यादातर F-18 की फेवर में लग रहे थे। अब ये बात डसॉल्ट को भी अच्छी तरीके से पता है कि इस टेंडर में रफाल के मुकाबले F-18 जो है वो आगे चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेशन के मामले में रफाल इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में फिट होने वाला नहीं है और इसकी विंग्स को भी फोल्ड किया नहीं जा सकता है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें इसको एयरक्राफ्ट में स्टोर करने में यानी कि हैंगर में रखने में इसको दिक्कत होने वाली है और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक और प्रॉब्लम ये कि रफाल एम जो है वो सिर्फ सिंगल सीटर वेरिएंट के साथ ही आता है और इसका कोई भी ट्रेनर वेरिएंट मौजूद नहीं है, यानी कि ट्विन सीटर वेरिएंट मौजूद नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि फर्दर इसको कैरियर से ऑपरेट करने के लिए पायलट्स को ट्रेनिंग देने में परेशानी हो सकती है। अब इस वजह से डसॉल्ट की तरफ से अभी रफाल को बहुत ही रिड्यूस प्राइस के साथ भारत को ऑफर करने की बात सामने आई है। साथ ही इनको इंडियन एयरफोर्स की रफाल के स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही फ्री में अपग्रेड करके भारत को ऑफर करने की बात की गई, जो कि अगेन इंडियन एयरफोर्स के रफाल की यूनिट कॉस्ट के मुकाबले काफ़ी सस्ते में ऑफर किए जा रहे हैं। और जहां तक बात रही इसकी ट्रेनर वेरिएंट की, तो इसके लिए एक ऑप्शन के तौर पर फ्रांस की तरफ से फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे 3 सेकेंड हैंड रफेल्स को भारत को ऑफर किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि मरीन वेरिएंट नहीं है तो इनको कैरियर से ऑपरेट करना संभव नहीं है। इनको सिर्फ सोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर पायलट्स को हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि ऐसे हम काम चलाने के लिए चाहे तो इंडियन एयरफोर्स के रफेल से भी अपने पायलट्स को ट्रेन कर सकते हैं। अब बात रही जो 3 सेकेंड हैंड रफेल को फ्रांस की तरफ से भारत को ऑफर किया जा रहा है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक प्राइस को वो लोग चार्ज करें या फिर ऐसे ही फ्री में इनको ऑफर कर रहे हैं, या फिर जो 27 कैरियर्स फाइटर जेट के लिए टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है, इन तीनों को भी उसी में शामिल करके भारत को ऑफर किया जा रहा है, फिर इनको उससे एक्सक्लूड करके ऑफर किया जा रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। आप सभी ने देखा होगा पिछले महीने जब भारत की तरफ से अपनी कई मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए बे ऑफ बंगाल के ऊपर कई नोटम वार्निंग को इशू किया गया था, तो इसके तुरंत बाद ही चाइना की तरफ से अपनी 2 मिसाइल ट्रैकिंग स्पाई शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में भेज दिया गया था। वैसे चाइना की तरफ से इनको रिसर्च वेसल कहा जाता है, लेकिन असल में इनको पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से ऑपरेट किया जाता है, जो कि सैटेलाइट्स और मिसाइल को ट्रैक करने के लिए काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा नोटम वार्निंग को इशू किया गया, जिसमें करीब 5400 किलोमीटर एरिया के ऊपर इस वार्निंग को इशू किया गया और शायद इस दौरान भारत अपनी नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल या अग्नि 5 जैसे मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला है।
अब ये तो टेस्ट होने के बाद ही पता चलने वाला है कि इसमें आखिरकार कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। लेकिन जो भी हो जाए, कोई बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है, साथ ही ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। अब मजे की बात यह कि इस वार्निंग को इशू करने के कुछ ही दिन पहले ही चाइना की तरफ से जो स्पाई शिप थे वो साउथ चाइना रीजन में जाने लगे थे और इंडियन ओशन रीजन छोड़ चुके थे। लेकिन जैसे ही भारत की तरफ से इस वार्निंग को इशू किया गया तो उसके तुरंत बाद ही चाइना की तरफ से अपनी एक स्पाई शिप को फिर से इंडियन ओशन रीजन में भेजने का फैसला किया गया। इस शिप का नाम युआनवांग 5 है और अगस्त 2022 से लेकर आज तक की करीब 3 बार इंडियन ओशन रीजन में आ चुका है और एक बार तो ये श्रीलंका के हेमंतोटा पोर्ट में भी रुक चुका था। अब ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि ये भारत की ही मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने के लिए आने वाले हैं और इस रीजन में चाइना की तरफ से इनको भेजने का फैसला किया गया है। लेकिन चाइना की तरफ से अपने तरफ से सफाई दिया जा रहा है कि ये शिप अभी वो स्पेस डब्रीज को ट्रैक करने के लिए भेज रहे हैं, जो कि चाइना की तरफ से ही लॉन्च किए गए रॉकेट की होने वाली है और ये डब्रीज लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में थोड़े दूर में जाके गिरने की प्रेडिक्शन किया गया है। तो इस बार ये जो चाइनीज वेसल होने वाला यानी कि युआनवांग 5 वेसल होने वाला, ये इंडियन ओशन रीजन में हमारे काफी करीब आने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इसी के साथ ही काइंड ऑफ जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि चाइना भी अपनी स्पाई शिप्स की वजह से रिसर्च एक्टिविटी का बहाना बनाकर इंडियन ओशन रीजन में आ रहा है और जब भी हम मिसाइल टेस्ट को करने की कोशिश करते हैं वो अपनी स्पाई शिप को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक वैसा ही काम हम भी चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इंटरनेशनल वाटर में मौजूद हैं चाइना कोई भी देश चाहकर भी हमको टोक नहीं सकता है। इसी वजह से भारत की तरफ से अभी अपनी खुद की स्पाई शिप्स के एक फ्लीट को बनाने का प्लान किया जा रहा है। अब फिलहाल हमारे पास अभी एक ही ऐसी शिप मौजूद है जो कि सैटेलाइट्स या कोई भी मिसाइल लॉन्च को ट्रैक कर सकता है, जिसका नाम INS ध्रुव है और इसको बस कुछ ही महीने पहले ही कमीशन किया गया। अब इसे कमीशन करने के बाद और चाइना की हरकतों को देखने के बाद अभी इंडियन नेवी की तरफ से इसी क्लास की एक और सिस्टर वेसल को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है और नेवी के मुताबिक वो इनको इंडियन ओशन रीजन में ही डिप्लॉय करने वाला है, जो कि खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में ऑपरेट करने वाले हैं और इस रीजन के ऊपर पूरे 360 डिग्री में होने वाले हर एक हरकत पर नजर रखने वाले हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल या सैटेलाइट्स को ट्रैक नहीं कर सकता है, बल्कि इनको जरूरत पड़ने पर हम लोग सी बेड को मैप करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमें फ्यूचर में सबमरीन्स को डिप्लॉय करने में आसानी होने वाली और इन शिप का इस्तेमाल करके हम चाहे तो मिनरल्स का भी तलाश कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज शिप होने वाला, जो कि इंडियन नेवी में आगे चल के एक से ज्यादा नंबर में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से और अभी हम लोग इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 16 वेसल्स को भी इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का प्लान किया गया है, जिसमें 8 GRSG बनाने वाली और 8 कोचिन शिपयार्ड की तरफ से बनाया जाने वाला है। अब ये वेसल खास करके शैलो वाटर ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाला और इनको खास करके सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। अब ये भी कॉर्वेट साइज के वेसल है, लेकिन अगर हम इनको हमारे कमोत्रा क्लास की कॉर्वेट के साथ कंपेयर करेंगे तो इस साइज के मुकाबले काफ़ी छोटे हैं। हमारे कमोत्रा क्लास की यानी कि P28 क्लास के अंदर बनाए गए जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स हैं उनकी लेंथ करीब 109 मीटर के आसपास है, जबकि ये जो वेसल अभी बनाया जाने वाला है इनकी लेंथ बस 77.6 मीटर होने वाला है। इसका एक मेजर कारण ये कि कमोत्रा क्लास की जो वेसल है उनको हम आमतौर पर डीप वाटर में और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ ऑपरेट करने के लिए डेवलप किए थे, लेकिन ये जो 16 वेसल अभी बनाया जा रहा है इनको आमतौर पर कोस्टल रीजन में इस्तेमाल किया जाएगा। और होता क्या है कि जंग जैसे हालात में दुश्मन की सबमरीन छुप के आके हार्बर के रीजन में माइंस को प्लेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो हार्बर से हमारे वेसल आगे नहीं निकल पाते। तो उन्हीं को रोकने के लिए इन वेसल्स को इस्तेमाल किया जाएगा और अगर दुश्मन की तरफ से कहीं पर भी माइन को बिछा गया होगा तो उनको तलाश करके काउंटर करने की कोशिश भी इन्हीं वेसल की मदद से किया जा सकेगा। और जो कमोत्रा क्लास की शिप्स है उनको डीप सी रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा। हालांकि ये दोनों एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स ही होने वाले हैं, लेकिन इनकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो अलग अलग होने वाली है और अभी इसी क्लास की पहली वेसल को 16 दिसंबर को लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।